स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज हम सुनेंगे आतंक का पहाड़ का 8वां भाग। कहानी बहुत से मोड़ तोड़ों से घूमती घुमाती अब उस जगह पर आ पहुंची है, मुझे लगता है, जहां देवराज चौहान और आतंक के पहाड़ से उन दोनों का आपस में आमना सामना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आतंक का पहाड़ भाग 8। आतंक के पहाड़ का चेहरा क्रोध से धधक रहा था। आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। जबड़ों को भिजे होने के कारण कालों की हड्डियों का उभार बाहर की तरफ आकर चेहरे को खतरनाक बना रहा था। उसके हाव भाव के जर्रे जर्रे से दरिंदगी टपक रही थी। आतंक के पहाड़ के सामने 10-12 आदमी खड़े थे, परंतु आतंक के पहाड़ की आग उगलती निगाह उन दो व्यक्तियों पर थी जो उन कारों के ड्राइवर थे, जो देवराज चौहान को लेने गए थे, परंतु आए अपने आदमियों की लाशें लेकर। ये सब देखते सुनते ही आतंक के पहाड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दोनों सहमे से खड़े थे। बहुत काबिल हो तुम दोनों। क्या शान से अपने आदमियों की लाशें लेकर आए हो, ये सोचकर कि मैं तुम दोनों को गोल्ड मेडल दूंगा? क्यों, यही सोचा था ना तुम दोनों ने? आतंक का पहाड़ गुर्राया। दोनों के चेहरे और भी फक पड़ गए। उल्लू के पट्टो, रिवॉल्वरें तुम्हारी जेबों में भी थी। उन्हें चलाना तुम लोगों को आता भी था। जब देवराज चौहान का पलड़ा भारी हो रहा था, तो तुम लोगों ने बाहर निकलकर उसे शूट क्यों नहीं किया? कारों को दड़ा लाने की क्या जल्दी थी? वहीं मर क्यों नहीं गए? दोनों के चेहरों पर खौफ ही खौफ नाच रहा था। जी जी, बात देवराज चौहान की नहीं है। कोई कोई और भी हम पर गोलियां बरसा रहा था। कोई और कौन? ये हमें पता नहीं। हम तो दौड़ने की तैयारी कर रहे थे। आतंक के पहाड़ ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। वो आगे के शब्द पूरे न कर सका। तभी एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया और आतंक के पहाड़ के करीब पहुंचकर बोला, मैंने देवराज चौहान को एक बंगले में जाते देखा है। बंगले में? आतंक के पहाड़ के होंठ भिज गए। जी हाँ, ये इत्तेफाक ही था कि मैं वहां से गुजर रहा था और एक बंगले के सामने टैक्सी रुकवाकर देवराज चौहान निकला और भीतर प्रवेश कर गया। उसके बंगले में जाने का ढंग बता रहा था, जैसे वो उसी का बंगला हो। बताने वाले के चेहरे पर उत्साह के भाव नाच रहे थे। ये कब की बात है? घंटा भर पहले की। तो तुम यहाँ क्यों आ मरे? बंगले पर निगाह रखते हुए वहीं से फोन कर देते। वो कुछ कह नहीं सका। कुछ आदमी अपने साथ ले जाओ, आतंक के पहाड़ ने दांत बींचकर कहा। बंगले पर निगाह रखो और वहां जो कुछ भी देखो फोन पर मुझे खबर करो, समझे? जी, उसने कहा और 3 आदमी अपने साथ लेकर चला गया। आतंक के पहाड़ ने क्रोध भरे अंदाज में घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। एकाएक उसे पुनः सामने खड़े उन दोनों का एहसास हुआ। क्रोध से सुलगते आतंक के पहाड़ ने रिवॉल्वर निकाली और पलक झपकते इन दोनों को शूट कर दिया। फायर और चीखों की आवाजें वहां गूंज उठी। इनकी लाशें कहीं दूर फेंक दो, आतंक का पहाड़ गुर्राया। वहां खड़े आदमी फौरन उन लाशों को उठाने में व्यस्त हो गए। आतंक के पहाड़ के चेहरे पर खूनी भाव नाच रहे थे। आंखों के सामने बार बार देवराज चौहान का चेहरा आ रहा था। देवराज चौहान को खत्म करके वो गजाला की निगाहों में पुनः पहले वाली जगह बना लेना चाहता था। देवराज चौहान ने उसे शिकस्त देकर कहीं का नहीं छोड़ा था। ये तो गजाला ने मौके पर आकर उसे बचा लिया था, वरना देवराज चौहान ने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगला दृश्य। बाप, पार्वती ने उखड़ी निगाहों से हल्दीराम को देखा। हल्दीराम ने मूंछों को उंगली लगाई और सामने पड़ी विस्की के गिलास से तगड़ा घूंट मारकर पार्वती को देखा। भीम सिंह चंद कदम दूर कुर्सी पर बैठा पीने में व्यस्त था। वो लोग इस समय हल्दीराम के खास ठिकाने पर मौजूद थे, जिसके बारे में हल्दीराम के खास आदमी ही जानते थे। बोल बोल,
हल्दीराम ने पैग में उंगली डालकर उसे घुमाते हुए कहा। बाप, मेरा दिल जल रहा है। क्यों, क्या हुआ तेरे को? बाप, तू सड़े हुए हवलदार को 2 करोड़ दे आया। अब तक तो 2 करोड़ को देखकर उसका हार्ट फेल हो गया होगा। पार्वती के चेहरे पर ढेर सारे उखड़ेपन के भाव थे। हल्दीराम हंसा, मूंछ को उंगली लगाई, फिर घूंट मारकर बोला, बेटे, कभी कभी वो सब करना पड़ता है जो दिल नहीं चाहता। अगर मैं ऐसा ना करता तो हम पर मुसीबत आ सकती थी। वो जगमोहन बहुत खतरनाक है। नगीना और देवराज चौहान बहुत खतरनाक हैं। एक बार तो मैंने चालाकी से, समझदारी से खुद को बचा लिया, लेकिन दूसरी बार वो सब मिलकर मेरी बोटियां कर देते अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो डर गए बाप तुम? इसे डरना नहीं, समझदारी कहते हैं। हल्दीराम हंसा। बाप, उन्हें कैसे मालूम होता कि हम यहाँ पर हैं? वो हमें ढूंढ ही नहीं पाते। ढूंढ लेते। तुम उनको नहीं जानती। वो तो। फालतू की बात छोड़ बाप, काम की बात बोल। क्या? 2 सड़े हवलदार को दे दिया, बाकी क्या बचा? पार्वती ने होंठ भींच कर कहा। 10। क्या 10? साफ बात बोल। 10 करोड़ अभी हमारे पास हैं। क्यों? हल्दीराम ने पार्वती को देखा। क्यों बाद में बताऊंगी, पहले मेरी बात का जवाब दे बाप। अब तू उस 10 में से 4 जगमोहन को देगा? हाँ। क्यों, वो तेरा दामाद लगता है क्या? वो दामाद मैं हूं। भीम सिंह ने नशे से भरी लाल सुर्ख आंखों से उन्हें देखा। वो 4 मुझे दे दो। पार्वती ने बत्ती सी फाड़कर भीम सिंह को देखा और शैम्पू वाले कटे बालों पर हाथ फेर कर बोली, क्यों भीम सिंह, मैं कैसी लग रही हूं? शर्म कर, सामने तेरा बाप बैठा है। भीम सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। अगर मैंने तेरे हुस्न और शबाब की तारीफ करनी शुरू कर दी तो सोच तेरे बाप का क्या हाल होगा। वो तो। चुप कर, तेरे से तो मैं अकेले में बात करूंगी। पार्वती ने मुंह बनाकर कहा। मेरा भी यही मतलब था। भीम सिंह ने मुंह बिचकाकर कहा और एक ही सांस में गिलास खाली करके दूसरा पैक तैयार करने में व्यस्त हो गया। पार्वती ने हल्दीराम को देखा। मेरी बात सुन रहा है बाप? बोल बेटी बोल, तेरी ही तो सुन रहा हूं। अब तो उस चालू जगमोहन को 4 करोड़ देगा? पार्वती ने जल्दी से कहा। हाँ, सुखी रहना है तो देना ही पड़ेगा। हल्दीराम ने घूंट भरा। जरा भीतर से काजू लाना। काजू को गोली मार। तू जगमोहन को 4 करोड़ नहीं देगा? नहीं दूंगा तो वो बाकी का भी मेरे पास नहीं रहने देगा। वो बहुत ही। छोड़ना बाप, जगमोहन को 4 करोड़ नहीं देना। क्यों नहीं देना? हल्दीराम ने मूंछों पर उंगली लगाई। क्योंकि मैं कह रही हूं। पार्वती ने दांत भींच कर कहा। मरना है क्या? मरने की नौबत नहीं आएगी। उससे पहले ही 10 करोड़ का माल लेकर गोल हो जाते हैं। इस बार प्लेन पर नहीं जाएंगे, ट्रेन पर जाएंगे। सुना है ट्रेन के भीतर ठंडी ठंडी हवा आने वाला, ना नजर आने वाला कूलर लगा होता है। बैठने के लिए कुर्सियां लगी होती हैं, जिन्हें छोटी भी कर लो, लंबी भी कर लो। बाप, बहुत मजा आता है। पार्वती ने अपने कटे बालों पर हाथ फेरा। भीम सिंह ने पार्वती को देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुंह घुमा लिया। बेटी, उसे 4 देकर भी हमारे पास 6 बचता है। हम 6 करोड़ में इसी शहर में रहकर बाकी की जिंदगी शान से बिता सकते हैं। ऐसे में क्या जरूरत है कि। नहीं बाप, बहुत जरूरत है। मैं फालतू का 4 करोड़ किसी को नहीं देना चाहती। ये फालतू का नहीं है, इस पर उनका पूरा हक बनता है। जगमोहन चाहता, उस हवलदार से कहकर सोने की सारी पोल खुलवा देता एयरपोर्ट पर। सोना भी जाता और हम भी पकड़े जाते। उसने शराफत से काम लिया, और फिर वो बहुत जायज रकम हमसे ले रहा है, तो क्यों हम गड़बड़? बाप, मैंने बोला ना, मुझे 4 करोड़ नहीं देना। पार्वती ने दांत भींच कर कहा। वो लोग बड़े मगरमच्छ हैं हमारी दुनिया के। उनसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। जितनी ले ली उतनी ही बहुत है। उस जिंदगी का क्या फायदा कि सारी उम्र उनसे बचकर दौड़ते रहें। ऐसे में जो हमारे हाथ लग रहा है वो कम नहीं है क्या? बहुत है। नहीं बाप,
जो मैंने कहा है वही होगा, समझे? वही होगा। हल्दीराम ने गहरी सांस लेकर मूंछों को उंगली लगाकर भीम सिंह को देखा। क्यों बेटे भीम सिंह, क्या कहती है ये तुम लोगों का मामला है, मुझसे क्या पूछते हो? आखिर तू भी तो घर का ही बंदा है। तो क्या करूं? इस बात का फैसला मैं तेरे पर छोड़ता हूं कि इसकी बात मानी जाए या नहीं। मैं करूंगा फैसला। कर दे। बाद में तुम बीच में तो नहीं आओगे? जब हल्दीराम ने हंसकर मूंछों को उंगली लगाई, जब सब कुछ तेरे पे छोड़ दिया तो फिर बीच में क्या आना? भीम सिंह ने होंठ सिकोड़कर पार्वती को देखा, फिर गिलास खत्म करके खड़ा हुआ। उसका गन्ने समान पतला शरीर नशे में जोरों से हिला, फिर स्थिर हो गया। उसके बाद वो पार्वती की तरफ बढ़ा। शराब के नशे ने चूहे को भी दहाड़ने वाला शेर बना दिया था। पार्वती कमर पर हाथ रखकर तीखे स्वर में बोली, देख बाप, कैसे घूर रहा है मुझे। पहले तो मेरे सामने खड़े होने पर इसकी जान निकलती थी। हल्दीराम लापरवाही से विस्की में व्यस्त रहा। भीम सिंह पार्वती के भैंस जैसे शरीर के सामने जाकर ठिठका। तू कौन है? भीम सिंह का स्वर शराब के नशे में हिल रहा था। क्या? पार्वती की आंखें सिकुड़ी। मैंने पूछा है, तू मेरी बीवी है ना? हाँ तो बीवी बनकर रह। जाकर खाना बना। मर्दों की बातों में मत आना। क्या? तू मुझ पर रौब मारता है? मैं तुझे? साली! भीम सिंह ने नशे के भीम सिंह के नशे ने जोर मारा और क्रोध में करीब पड़ी तिपाई उठाकर पार्वती के सिर पर दे मारी। पार्वती के होंठों से चीख निकली और सिर थामे नीचे लुढ़कती चली गई। 2 बार हाय हाय करने के बाद वो बेहोश हो गई। समझा दिया? हल्दीराम ने मूंछों को उंगली लगाई। हाँ। भीम सिंह ने मुंह बनाकर सिपाही एक तरफ फेंकी। मर गई कि जिंदा है? ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। तूने समझाने का ये तरीका पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? पहले कभी मूड ही नहीं बना। हल्दीराम ने मूंछों को बिचकाया। ना समझ है अभी। समझती नहीं है कि कब क्या करना चाहिए। होश में आए तो एक बार फिर ठोक देना। उससे क्या होगा? अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आ बैठ। 2-4 पैग और। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। हल्दीराम और भीम सिंह की आंखें मिली। कौन हो सकता है? भीम सिंह के होंठों से निकला। हल्दीराम ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। तू देख। भीम सिंह ने हल्दीराम के हाथ में थमी रिवॉल्वर देखी, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा पुनः खटखटाया गया। भीम सिंह ने सटकनी हटाकर दरवाजा खोला और चौंक पड़ा। सामने जगमोहन खड़ा था। तुम? भीम सिंह के होठों से निकला। जगमोहन भीतर आया। उसके चेहरे पर तीखेपन के भाव मौजूद थे। एक तरफ बेहोश गिरी पड़ी पार्वती को देखा, फिर अपनी निगाह हल्दीराम पर टिका दी। हल्दीराम ने मुस्कुराकर मूंछों को उंगली लगाई और रिवॉल्वर जेब में डालकर बोला, ये जरा ठोकर खाकर गिर गई थी। इसने कैसी ठोकर खाई है, मैं बाहर खड़ा सुन रहा था। हल्दीराम और भीम सिंह की आंखें मिली। आओ बैठो। बोतल खुली है और मेरा हिस्सा निकालो। हल्दीराम ने मूंछों को उंगली लगाकर भीम सिंह को देखा। जल्दी में है, पीने वाला नहीं है। ले जा इसको भीतर, हिसाब से हिस्सा दे दे। भीम सिंह जगमोहन को भीतर ले गया। करीब आधे घंटे बाद जगमोहन अपना हिस्सा लेकर बाहर निकल आया। अगला दृश्य। हवलदार त्रिपाठी यानी सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी जब घर पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। आज का सारा दिन मस्ती में बीता था। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। दरवाजे के बाहर से ही सिटकनी चढ़ी हुई थी। दीपा कहीं गई होगी बाजार वगैरह। त्रिपाठी ने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर अंधेरा। कोई भी लाइट ऑन नहीं थी। त्रिपाठी ने पूरा घर रोशन किया और गुनगुनाते हुए वर्दी उतारकर हैंगर पर लटकाई, फिर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। नहा धोकर बाहर निकला। नाइट सूट पहना, फिर बीड़ी सुलगाकर कश लिया। तभी उसकी निगाह टेबल पर पड़ी।
जहां एक खुला कागज पेपरवेट के नीचे दबा पड़ा था। त्रिपाठी ने वो कागज उठाया। उसमें लिखी लाइनें पढ़ते ही त्रिपाठी के चेहरे पर अजीब से भाव फैल गए। लिखा था, मेरे प्यारे पति त्रिपाठी जी, बहुत बहुत नमस्कार। आज हल्दीराम आया था, 2 करोड़ का सोना दे गया था, जो कि मेरे लिए बहुत है। उस 2 करोड़ से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कट जाएगी। आपसे जुदा होने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि त्रिपाठी जी नहीं तो सेठी साहब ही सही। बहरहाल 2 करोड़ मैं ले जा रही हूँ। मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। लेकिन सोने का बहुत बोझ बहुत ज्यादा है, साथ में बच्ची भी है। ऐसे में तो मैं एक का ही बोझ संभाल सकती हूँ। सोचा सोने का ही बोझ संभालना ठीक होगा। साथ ही मुझे आपकी भी तो चिंता है कि मेरे जाने के बाद आप बोर होंगे। इसलिए बच्ची को मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। आपका दिल बहला रहेगा। बच्ची पड़ोसी के घर में है। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत प्यार के साथ विदा। आप मुझे हमेशा याद आते रहेंगे त्रिपाठी जी, मेरे प्यारे त्रिपाठी जी। भाड़ में जाए साली, त्रिपाठी ने कड़वे स्वर में कहा और उसके लिखे पत्र को तुरंत जला दिया, क्योंकि उसमें हल्दीराम और 2 करोड़ के सोने का जिक्र था। उसके बाद वो पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ गया। वो यही सोच रहा था कि बच्ची के लिए वो किसी आया का प्रबंध कर लेगा। वो संभाल लेगी बच्ची को। रही बात हरजाई दीपा की, तो उसे उसके जाने का या 2 करोड़ को ले जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इस बारे में तो वो पक्के तौर पर फैसला कर चुका था कि हराम का माल 2,000 का हो या 2 करोड़ का, उसने अब कभी नोटों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगला दृश्य। रात के 12 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर कार रुकी। आतंक का पहाड़ 3 खतरनाक नजर आने वाले आदमियों के साथ बाहर निकला और पैदल ही आगे बढ़ा। सड़क के किनारे, सड़क के दोनों तरफ बंगले बने हुए थे। वो अपने तीनों साथियों के साथ कोने वाले बंगले के समीप पहुंचकर ठिठका। अगले ही पल अंधेरे में से एक आदमी निकलकर उसके पास पहुंचा। ये वही आदमी था जिसने एक बंगले में देवराज चौहान के जाने की खबर दी थी और फिर 3 आदमियों के साथ वापस आकर बंगले की निगरानी पर लग गया था। क्या खबर है? आतंक के पहाड़ ने दांत भींचकर गुर्राते हुए कहा। देवराज चौहान इसी बंगले में है, उसने पक्के स्वर में कहा। देखा है दोबारा उसे? जी हाँ, वो जल्दी से बोला। 1.5 घंटा पहले ही वो डिनर लेकर वापस लौटा है। इस दौरान हम बराबर उस पर निगाह रखे हुए थे। डिनर के पश्चात वो वापस बंगले में आ गया था। तुम्हारे साथ आए बाकी दोनों कहाँ हैं? आतंक के पहाड़ ने दांत भींचकर पूछा। उधर अंधेरे में छिपे बंगले पर नजर रख रहे हैं। और कौन कौन है बंगले में? कोई नहीं, वो अकेला है। यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? जब वो डिनर के लिए गया था तो बंगले को लॉक करके गया था। हम्म। आतंक के पहाड़ के चेहरे पर वहशी भाव नाच उठे। उन दोनों को बुला लो। हमें भीतर जाकर देवराज चौहान को भूनना है। दो बाहर बंगले के सदर द्वार के पास पहरा देंगे, ताकि देवराज चौहान निकल भागने की चेष्टा करे तो कामयाब ना हो सके। चलो। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब डिनर के लिए बंगले से निकला था तो उसे तुरंत ही इस बात का एहसास हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। देवराज चौहान फौरन समझ गया कि उस पर निगाह रखने वाले आतंक के पहाड़ के आदमी हो सकते हैं। इस वक्त वही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। देवराज चौहान अपने पर निगाह रखने वालों के प्रति जानबूझकर लापरवाह बना रहा। वो ये जानना चाहता था कि ये लोग किस तरह हरकत में आते हैं। डिनर के पश्चात वापस बंगले में आ गया और मुनासिब जगह से बाहर निगाह रखने लगा। इस दौरान उसने 2 साइलेंसर लगी रिवॉल्वर तैयार करके कपड़ों में छिपा ली थी। फिर जल्दी ही हालात सामने आए। उसने बंगले के सामने अंधेरे में कुछ व्यक्तियों को खड़े होकर बातें करते देखा। उसके बाद सावधानी से बंगले का गेट खोलकर उन्हें भीतर आते देखा। मध्यम सी रोशनी में भी देवराज चौहान पहचान गया कि उनमें से एक आतंक का पहाड़ है। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच उठे। आंखों में सुर्खी आ गई थी। अगला दृश्य। उनके भीतर आते ही देवराज चौहान चेहरे पर खतरनाक भाव समेटे पलटा और तेजी से चलता हुआ ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो बंगले की छत पर था।
नीचे से कोई भी आवाज उभर कर उसके कानों तक नहीं आ रही थी। स्पष्ट था कि वो लोग बेहद सावधानी से बेआवाज हरकत में थे। छत पर पहुंचकर देवराज चाहन ने नीचे आ रही रेन वाटर पाइप के सहारे लॉन में बंगले की साइड से लॉन में उतरा, जहां अंधेरा था। जेब से साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और तेजी से बंगले के आगे वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। दीवार का मोड़ आया तो छिटक कर सर आगे करके झांका। दो व्यक्ति उसे बंगले के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े नजर आए। दोनों के हाथ जेबों में थे और सतर्क नजर आ रहे थे। देवराज चांद दीवार का मोड़ मुड़कर दीवार से सटकर सरकने के अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रिवॉल्वर एकदम तैयार उसके हाथ में दबी थी। आधे मिनट में ही देवराज चांद काफी आगे सरक आया था। प्रवेश द्वार के करीब खड़े व्यक्ति बेहद करीब थे। देर करने का कोई फायदा नहीं था। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर सीधी की और एक साथ 2 बार ट्रिगर दबाया। साइलेंसर की वजह से कोई आवाज नहीं उभरी। दोनों के सिर में गोलियां लगते ही उनका शरीर को तीव्र झटका लगा और बेजान होकर नीचे जा गिरे। देवराज चौहान की आंखों में खूनी चमक उभरी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और प्रवेश द्वार के करीब पहुंचकर क्षण भर के लिए ठिठका। फिर एक कदम आगे बढ़ाकर भीतर झांका। विशाल ड्राइंग रूम में से कोई भी नजर नहीं आया। अगले ही पल रिवॉल्वर थामे उसने भीतर प्रवेश किया और तीर की रफ्तार के साथ दौड़कर सोफे के पीछे जा छिपा। देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। चेहरे पर मौत के काले भाव विद्यमान हो चुके थे। तभी पहली मंजिल से आती आवाजें उसके कानों में पड़ने लगी। उन आवाजों में आतंक के पहाड़ की क्रोध भरी आवाज भी शामिल थी। कहां गया देवराज चौहान? तुम तो कहते हो कि वो भीतर था, तो फिर क्या वो हवा बनकर गायब हो गया? आतंक का पहाड़ गुर्राहट भरे स्वर में कह रहा था। जी वो भीतर ही। शट अप। मैं बातों से बहल नहीं सकता। मुझे देवराज चौहान चाहिए, देवराज चौहान, हर कीमत पर चाहिए। मैं दर्जनों गोलियां उसके जिस्म में उतार उतार देना चाहता हूं। आतंक का पहाड़ दांत किटकिटाए हुए पागलों की तरह कह रहा था। उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मेरे मिशन को मिट्टी में मिला दिया है। जब तक मैं उसकी जान नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ढूंढो उसे। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव ओढ़े देवराज चौहान चेहरे पर खतरनाक भाव ओढ़े सोफे की ओट में था। तुम्हें पक्का यकीन है कि वह देवराज चौहान ही था और बंगले में ही था? जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, निगरानी करने वाले ने कहा। तो फिर वो कहाँ चला गया? मामा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। आतंक के पहाड़ का स्वर वैशी हो उठा। तुम लोगों ने कहीं लापरवाही की है। उसे अपने पर निगाह रखने का शक हो गया था। ऐसे में वो किसी प्रकार यहां से निकल गया हो। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? बंगले का प्रवेश द्वार भीतर से बंद था। हम ताला तोड़ कर आए हैं। 2 पलों तक कोई भी आवाज न उभरी। देवराज चांद ने सिर आगे किया और आवाजों की तरफ देखा। आतंक का पहाड़ 4 साथियों के साथ पहली मंजिल की गैलरी के रेलिंग के करीब खड़ा, लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। नजर आ रहा था। देवराज चांद दांत भींचे क्रूरता भरी निगाहों से उन्हें देखे जा रहा था। तुमने मुझे गलत खबर दी है। एकाएक आतंक का पहाड़ अपने खबरची पर गुर्राया। नहीं, उसके स्वर में भय झलक उठा। मैंने सच कहा है कि आतंक के पहाड़ का कहर अब अपने खबरची पर गिरने जा रहा था। देवराज चांद ने उन्हें आपस में उलझे देखा। मौका अच्छा था। हाथ में दबी रिवॉल्वर देवराज चांद ने सीधी की। मात्र क्षण भर का इंतजार किया, फिर ट्रिगर दबाता चला गया। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से बेआवाज 4 अंगारे निकले। 2 की छाती में लगे, तीसरे के गले में। चौथा निशाना आतंक के पहाड़ पर था, परंतु गोली उसके करीब से गुजर गई। देवराज चांद ने पुनः एक साथ 2 बार ट्रिगर दबाया, परंतु 2 फायर वो बाहर कर चुका था। गोलियां खत्म हो गई थी। खाली ट्रिगर दबने की आवाज वातावरण में गूंज कर रह गई। देवराज चांद दांत भींचकर पुनः सोफे की ओट में हुआ और जेब में पड़ी दूसरी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर हाथ में ले ली। उसी पल आतंक के पहाड़ का वहशी कहकर उसके कानों में टकराया। देवराज चौहान, सोफे के पीछे से बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं तुम्हारी रिवॉल्वर खाली है।
अब छिप कर तुम बच नहीं सकते। खड़े हो जाओ। तुमने बहुत नुकसान किया है मेरा। मुझे बर्बाद करके रख दिया है। अब मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मरने से पहले ही तुम कांपना शुरू कर दोगे। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी से भरी मुस्कान नाच उठी। वो वैसे ही पड़ा रहा। सोफे के पीछे से निकलने की उसने जरा भी चेष्टा नहीं की। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। खड़े होते हो या नहीं? आतंक के पहाड़ की गुर्राहट आई। देवराज चौहान वैसे ही पड़ा रहा। तभी फायर की तेज आवाज गूंजी। गोली सोफे की पुष्ट में छेद बनाती हुई निकली और देवराज चौहान की कलाई को रगड़ती हुई फर्श से टकरा कर छिटक गई। देवराज चौहान ने दांत भींच लिए। कलाई पर ठीक ठाक घाव बन गया था। वहां से खून निकलने लगा था। खड़े हो जाओ देवराज चौहान, वरना मैं एक साथ कई गोलियां चला दूंगा। बच नहीं सकोगे तुम। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा रिवॉल्वर खाली है। देवराज चौहान ने शांत स्थिर ऊंचे स्वर में कहा। ऐसे में मुझ पर अंधाधुंध फायर करने का फायदा? तो फिर बाहर निकलो। आतंक के पहाड़ का क्रूरता से भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। अगले ही पल देवराज चौहान खड़ा हो गया। साइलेंसर लगी भरी रिवॉल्वर उसके हाथ में दबी थी, लेकिन आतंक के पहाड़ के मुताबिक वो खाली हो चुकी थी। देवराज चौहान को सामने पाकर आतंक का पहाड़ विशैला ठहाका लगाने लगा। देवराज चौहान, मुझे धोखा देकर, मेरा ठिकाना तबाह करके तुमने सोचा होगा कि मुझे भी मार दिया या फिर कभी हमारा आमना सामना होगा ही नहीं। आतंक का पहाड़ रेलिंग से हटकर नीचे आने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हुआ बोला। लेकिन आतंक का पहाड़ है नाम मेरा। मैं अपने दुश्मन को पाताल से भी खोज निकालता हूं, जबकि ये तो सिर्फ बंबई है, जहां कदम कदम पर मेरे आदमी हैं। देवराज चांद खामोशी से खड़ा उसे देखे जा रहा था। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आ गया। साथ में उसका बचा इकलौता आदमी भी था। अब आतंक के पहाड़ के कदम देवराज चांद की तरफ बढ़ रहे थे। आतंक के पहाड़ की आंखों में खूनी चमक लहरा रही थी, सामने अपना पसंदीदा शिकार देखकर। उसकी खुशी खतरनाक चेहरे से टपक रही थी। देवराज चौहान ने आंखों में खूनी चमक समेटे उसे समीप आते देखा। सिर्फ 4 कदम के फासले पर आकर आतंक का पहाड़ ठिठका। उसका आदमी उसके साथ था। उसने भी रिवॉल्वर पकड़ रखी थी। देवराज चौहान रिवॉल्वर वाला हाथ लटकाए एकटक उसे देखे जा रहा था। आतंक के पहाड़ की आंखों में मौत के भाव झलक रहे थे। तुमने मेरे ठिकाने को तबाह करके, मेरे मिशन को बर्बाद करके मुझे मैडम गजाला की निगाहों में गिरा दिया है। मुझे बेकार साबित कर दिया। मेरी बरसों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। और वो इज्जत मैं तुम्हें शूट करके वापस पा सकता हूँ। मैडम की निगाहों में फिर जगह पा सकता हूँ। देवराज चांद के होठों पर क्रूरता से भरी मुस्कान उभरी। तो फिर शूट क्यों नहीं कर रहे? वक्त बर्बाद मत करो। ऐसे नहीं। आतंक के पहाड़ ने सिर हिलाकर क्रूरता भरे स्वर में कहा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुम्हें। आसान मौत दे दी तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी देवराज चौहान। तो फिर शुरुआत करो। आतंक के पहाड़ ने दांत भींच कर रिवॉल्वर सीधी की। वो उसके कंधे का निशाना लेने जा रहा था। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, देवराज चौहान ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। उसकी इस हरकत पर आतंक का पहाड़ खतरे को समझ चुका था। वो ट्रिगर दबाते हुए जल्दी से एक तरफ हुआ, लेकिन देवराज चौहान अपनी जगह छोड़ चुका था। गोली उसे नहीं लगी, लेकिन उसकी चलाई गोली आतंक के पहाड़ की बाह में लगी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। दांत भींचकर उसने दूसरे हाथ से अपनी बाह को दबाया और लात घुमा दी। जूते की ठोकर देवराज चौहान के रिवॉल्वर पर पड़ी और वो हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। दांत भींचे देवराज चौहान ने आतंक के पहाड़ पर छलांग लगा दी। वो सीधा आतंक के पहाड़ से जा टकराया। दोनों नीचे गिरते हुए पास में आतंक के पहाड़ के आदमी से जा टकराए। वो खुद को संभाल न सका और नीचे जा गिरा। कोहनी जोरों से फर्श से टकराई और बाह की पीड़ा के कारण रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलती चली गई। अगले ही पल उसकी निगाह दोनों पर पड़ी। देवराज चौहान आतंक के पहाड़ के ऊपर था और दोनों हाथों से उसने आतंक के पहाड़ का गला दबा रखा था।
आतंक के पहाड़ की आंखें दम घुटने के कारण फैलती जा रही थी। तभी आतंक के पहाड़ के आदमी ने उन पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान के शरीर को झटका लगा। छलांग लगाने वाला संभला और देवराज चौहान के सिर पर जोरों से चोट करने लगा। क्रोध में आकर देवराज चौहान ने उसे ठोकर मारनी चाहिए, तभी उसकी पिंडली उसके हाथों में आ गई। क्रोध में आकर देवराज चौहान ने उसे ठोकर मारनी चाहिए कि तभी उसकी पिंडली उसके हाथों में आ गई। उसने पूरी शक्ति के साथ देवराज चौहान की पिंडली पकड़कर झटका दिया और खींचने लगा। आतंक के पहाड़ की गर्दन से उसके हाथ हटते चले गए। खिंचाव के कारण वो उसके ऊपर से सरकता हुआ फर्श पर आ गया। अगले ही पल खतरनाक गुर्राहट के साथ उसने करवट ली और दूसरे जूते की ठोकर से उसने उसके पेट पर लात मारी। वो पिंडली छोड़कर चीखता हुआ दूर लुढ़कता चला गया। देवराज चांद फुर्ती से उठा, आतंक के पहाड़ की तरफ पलटा, परंतु आतंक का पहाड़ वहां नहीं था। आतंक का पहाड़ जाने कब उठकर दौड़ पड़ा था और अब प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहा था। देवराज चांद जल्दी से उसके पीछे भागा, परंतु तभी आतंक के पहाड़ के साथी ने उठकर उसकी पीठ पर छलांग लगा दी। दोनों नीचे गिरते चले गए। अगले ही पल देवराज चांद संभला, अपने ऊपर चढ़े व्यक्ति को बांह पीछे करके उसके गले में डालकर अपने पर से हटाया और वेग के साथ एक घूंसा उसकी कनपटी पर मारा। हल्की सी चीख के साथ वो बेहोश होकर लुढ़कता चला गया। देवराज चौहान उठा और तेजी से बाहर की तरफ भागा। खुले दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि आतंक का पहाड़ बंगले के मुख्य द्वार से बाहर निकल रहा है। प्रवेश द्वार और बाहरी गेट तक का काफी फासला था। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। अगले ही पल देवराज चौहान पोर्च में खड़ी अपनी कार में बैठा और स्टार्ट करके उसे गेट की तरफ दौड़ा दिया। सड़क पर आकर देखा कि आतंक का पहाड़ कुछ दूर खड़ी कार में बैठ रहा है और फिर देखते ही देखते उसने अपनी कार तूफानी रफ्तार के साथ दौड़ा दी थी। दांत भींचकर देवराज चौहान ने कार को आतंक के पहाड़ की कार के पीछे लगा दिया। डैशबोर्ड का खाना खोलकर उसमें मौजूद रिवॉल्वर निकालकर अपनी गोदी में रख ली। करीब 15 मिनट रात की खाली सड़कों पर बेहद खतरनाक रफ्तार के साथ दोनों कारें दौड़ती रही। आतंक का पहाड़ जी तोड़ कोशिश कर रहा था कि इस वक्त वो देवराज चौहान से पीछा छुड़ा ले, परंतु कामयाब नहीं हो पा रहा था। और ठीक मुनासिब वक्त पर देवराज चौहान ने गोदी में रखी रिवॉल्वर उठाई और हाथ बाहर निकालकर आगे जाती कार के टायर पर निशाना लिया। तीसरी गोली पर उसे कामयाबी मिली। आतंक के पहाड़ की कार का टायर बस्ट हो गया। कार जोरों से लड़खड़ाई। तेज रफ्तार होने के कारण कार कंट्रोल से बाहर होकर सड़क के किनारे मौजूद खंबे से टकराई। रात के उस सन्नाटे में बम जैसी तेज आवाज उभरी। अगले ही पल देवराज चौहान की कार आतंक के पहाड़ की कार के समीप रुकी। देवराज चौहान तूफान की तरह रिवॉल्वर थामे कार से बाहर निकला और आतंक के पहाड़ को किसी प्रकार का मौका दिए बिना उसकी कार का दरवाजा खोला और कमीज का कॉलर पकड़कर झटके के साथ कार से बाहर खींचा और रिवॉल्वर की नाल उसके पेट से सटा दी। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत से भरी दरिंदगी नाच रही थी। आंखों में जहान भर की खूंखारता उमड़ पड़ी थी। होंठ क्रूरता भरे अंदाज में भिजे हुए थे। आतंक के पहाड़ के माथे से खून बह रहा था। उसका चेहरा मौत के खौफ से पीला होकर भद्दा सा लग रहा था। पेट से सटी रिवॉल्वर की नाल उसे मौत का एहसास दिला रही थी और देवराज चौहान के चेहरे पर छाए भावों को देखकर वो मरा सा हो गया था। अगला दृश्य ये इत्तेफाकी था कि आतंक के पहाड़ की कार जिस खंबे से टकराई वो खंबा त्रिपाठी के घर के ठीक सामने था। तेज आवाज के कारण त्रिपाठी हड़बड़ा कर उठ बैठा। दो पल तो वो समझ ना पाया कि उसकी नींद जिस आवाज से खुली है वो आई कहां से। उसने पास में सोई बच्ची पर निगाह मारी, फिर उठकर दरवाजा खोलते हुए बाहर आ गया। सामने सड़क पर दो कारें खड़ी देखी तो त्रिपाठी समझा उनकी टक्कर हो गई। लेकिन दूसरे पल खंबे की रोशनी में उसने देखा कि कार खंबे से टकराई हुई है। त्रिपाठी ने समझा कोई शराबी होगा जिसने खंबे को मारने का कमाल दिखाया होगा। वो आगे बढ़ा। चंद कदम आगे जाने पर उसे मामला कुछ और ही लगा। दो आदमियों को उसने कार के साथ खड़े देखा, जबकि ऐसे वक्त में उनका इस तरह खड़ा होना समझ से बाहर था। त्रिपाठी आगे बढ़ता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, ये सब क्या हो रहा है? उसके लहजे में पुलिसिया अंदाज था।
त्रिपाठी को इस बात का पूरा एहसास था कि वो अब सब इंस्पेक्टर बन चुका है। ऐसे में थोड़ा बहुत रोब झाड़ना तो जायज था। अगले ही पल फायर के धमाके से सारा वातावरण गूंज उठा। त्रिपाठी फौरन ठिठक कर सकपकाया कि मामला टेढ़ा है और भारी गड़बड़ वाला है। उसे सामने नहीं आना चाहिए था। तब आना चाहिए था जब गोली चलाने वाला अपना मामला खत्म करके चला जाता। परंतु अब देर हो चुकी थी। वो कार से मात्र 5-7 कदम की दूरी पर था और देखते ही देखते कार के साथ सटा आदमी नीचे गिरता चला गया। त्रिपाठी समझ गया कि गोली चलाने वाला अब उसे भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसने हत्या होती देख ली है। वो इतना करीब था कि वहां से भाग जाना भी संभव नहीं था। त्रिपाठी घबराए हुए गोली चलाने वाले को देखता रहा। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में उसे लगा कि गोली चलाने वाले को वो पहले भी कहीं देख चुका है। अगले ही पल जो आवाज त्रिपाठी के कानों में पड़ी, उसे सुनकर त्रिपाठी चिहुक पड़ा। आओ त्रिपाठी। देवराज चौहान ने त्रिपाठी की आवाज पहचान ली थी। एक बार वो त्रिपाठी के घर आया था और जानता था कि उसका घर सामने वाला ही है। तुम? त्रिपाठी जल्दी से पास पहुंचा। देवराज चौहान, तुम यहाँ? हाँ, देवराज चौहान ने भिजे स्वर में कहा। ये कौन है? त्रिपाठी ने घबराई निगाहों से नीचे पड़ी लाश को देखा। आतंक का पहाड़। देवराज चौहान की आवाज में अभी भी क्रूरता भरी पड़ी थी। आतंक का पहाड़? त्रिपाठी का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं समझा नहीं। ये बच गया था त्रिपाठी, और अपनी तबाही का बदला लेने बंबई आ गया था। मुझे मारना चाहता था, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। त्रिपाठी के मुंह से कोई बोल ना फूटा। वो आंखें फाड़े नीचे पड़े आतंक के पहाड़ की लाश को देखे जा रहा था। एकाएक ये मामला सामने आ जाने के कारण उससे कुछ कहते न बन पा रहा था। परंतु मौका पर त्रिपाठी का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। ये ठीक था कि वो बड़ी बड़ी कस्में खा चुका था कि जिंदगी में कभी खोटे पैसे की भी रिश्वत नहीं लेगा, लेकिन थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेने में तो उसे कोई एतराज नहीं था। सेकंडों में उसने फैसला किया कि उसे क्या करना है। सुनो, त्रिपाठी जल्दी से बोला। जिस रिवॉल्वर से तुमने आतंक के पहाड़ को शूट किया है, वो 2 नंबर की है? हाँ। देवराज चांद ने गहरी सांस लेकर त्रिपाठी को देखा। मुझे भला सरकार लाइसेंस कैसे देने लगी? तुम तुम ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। क्यों? देवराज चांद के चेहरे पर असमंजसता के भाव उभरे। आतंक के पहाड़ के ऊपर 90 लाख का कुल मिलाकर इनाम है। अब तुम तो इनाम ले नहीं सकते, लेकिन मैं ले सकता हूँ। मेरा भला हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाता है? त्रिपाठी मक्खन में लगी आवाज में बोला। देवराज चांद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। दे दो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। कहोगे तो आधा इनाम भी तुम्हें दे दूंगा। देवराज चांद ने त्रिपाठी की तरफ रिवॉल्वर बढ़ाई। लो, भगवान तुम्हारा भला करे, त्रिपाठी खुशी से भरे स्वर में बोला। एक छोटा सा काम और कर दो। वो भी बोलो। देवराज चांद मुस्कुराया। एक गोली इस तरह चलाओ कि मेरी बांह से रगड़ खाती निकल जाए। जख्म गहरा भी बन जाए तो चिंता मत करना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आतंक के पहाड़ से मुठभेड़ बतानी है तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी घायल होना चाहिए। ऐसे में मामला ठीक जमेगा। जल्दी करो, कोई टपक पड़ा तो सारा मजा खराब हो जाएगा। बहुत हरामी हो त्रिपाठी। ऐसा कहकर मेरा दिल मत दुखाओ। जो मैं कर रहा हूं, यह भी बहुत मेहनत का काम है। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। त्रिपाठी ने कहते हुए आसपास देखा। देवराज चौहान ने त्रिपाठी के बाह में इस तरह गोली चलाई कि देखने वाले को लगे कि वो बाल बाल बचाए। गोली लगते ही त्रिपाठी के होंठों से चीख निकल गई। फिर देवराज चौहान से रिवॉल्वर लेता हुआ पीड़ा भरे स्वर में कह उठा। भगवान तुम्हारा भला करे कि तुमने मेरी छाती का निशाना नहीं लिया। अगला दृश्य। उसके बाद तो त्रिपाठी की चांदी ही चांदी थी। त्रिपाठी ने बयान दिया कि वो आतंक के पहाड़ का ठिकाना तबाह करके विमान यात्रियों को बचा लाया था, इसलिए आतंक का पहाड़ बदला लेने के लिए बंबई आ गया था। आतंक का पहाड़ उसकी जान लेना चाहता था, परंतु उसकी चलाई गोली से त्रिपाठी बच गया था। गोली बाह में लगी और वो आतंक के पहाड़ पर झपट पड़ा।
हाथापाई में उसने आतंक के पहाड़ के रिवॉल्वर झपट कर उसे गोली से उड़ा दिया। डिपार्टमेंट और जनता की निगाहों में सप्ताह के भीतर त्रिपाठी का ये दूसरा कारनामा था, जबकि सब इंस्पेक्टर यादव को जरा भी विश्वास नहीं था कि त्रिपाठी ने आतंक के पहाड़ को मारा है। हर अखबार में त्रिपाठी का नाम था, उसकी बहादुरी का जिक्र था। हर तरफ त्रिपाठी की वाहवाही थी, और त्रिपाठी को तो वाहवाही लेने की भी फुर्सत नहीं थी। उसकी तारीफों के ऐसे ऐसे पुल बांधे जा रहे थे कि उनका जिक्र ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। बहरहाल दूसरे दिन त्रिपाठी की तरक्की के ऑर्डर आ गए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने के ऑर्डर के साथ आतंक के पहाड़ पर घोषित 90 लाख का इनाम त्रिपाठी के नाम लिख दिया गया। ये दोनों खबरें त्रिपाठी के लिए ऐसी थी कि सुनकर उसके होश गुम हो गए। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने अखबार में त्रिपाठी के संबंध में जब सारी खबर पढ़ी तो बरबस ही उसके होंठों पर मुस्कान फैलती चली गई। और ये कहानी और ये सीरीज समाप्त। जितनी दौलत खतरे में स्लो थी, उतनी ही ये कहानी तेज थी। देखिए, हाईजैक हुआ, देवराज चौहान की दोस्ती हुई, उन्होंने हाईजैकिंग फेल करी, सबको मारा, वहां से आए, देवराज चौहान गजाला के यहाँ गया, गजाला से देवराज चौहान वापस आया, वापस आकर आतंक का पहाड़ बीच में आ गया। इधर त्रिपाठी जी ने अपनी कहानियां छेड़ दी। अच्छा, इंस्पेक्टर वानखेड़े एक बार ही आया और उसके बाद आया नहीं, कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा। खैर, इंस्पेक्टर वानखेड़े भी एक परमानेंट कैरेक्टर है स्टोरी का। जब वो अपने अड्डे पर आतंक का पहाड़ अपने आदमियों से पूछ रहा था कि तुम देवराज चौहान को तुमने मारा क्यों नहीं और भाग क्यों आए, तो मुझे बरबसी शोले का वो डायलॉग याद आ गया। याद होगा आप लोगों को भी, जिन लोगों ने शोले देखी है कम से कम। बहुत कालजयी डायलॉग था वो। कितने आदमी थे, तो वो कहता कि 2 आदमी सरदार, कहता वो 2 थे और तुम 3, फिर भी भाग गए क्यों? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। यही कहता है ना कि तुम क्यों भाग गए, कि इधर सरदार हमें आतंक का पहाड़ हमें इनाम देगा। खैर, तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और मैं जानता हूं कि कल शाम आप तक ये कहानी नहीं पहुंच पाई, मेरी कुछ पारिवारिक मजबूरी थी, इस कारण मुझे खेद है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तो मेरी कोशिश होगी कि अगली कहानी में जल्दी से जल्दी पेश करूं, और जैसा कि हमने डिसाइड किया था, तो मैं अगली कहानी, मेरी पहली कोशिश होगी कि वो जो हमने अपनी लिस्ट तैयार की हुई है, रिमेंबर हमने एक लिस्ट डाली हुई है कम्युनिटी सेक्शन में, उनमें से सबसे पहले मैं जो रॉबरी किंग कहानी है उसे लेकर आता हूँ। और रॉबरी किंग को आप वहां भी देख सकते हैं, यानी वो जो तस्वीर मैंने डाली है ना, उस तस्वीर के अंदर ही अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि रॉबरी किंग का जो प्रिंट है वो कैसा हो सकता है। उस तस्वीर का कवर देखकर आपको आइडिया हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। उसका पूरा उड़ चुका है वो, उसको कंपेयर कर लीजिएगा आप, उसके बराबर में पावन पत्ते या मुखबिर का कवर है। तो ये मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उसका हाल भी अगर आतंक के पहाड़ जैसा हुआ कि बीच में से 1-2 मिसिंग है या कुछ भी है, तो वो मैं पहले चेक करके, और हो सका तो ऊपर थोड़ा रफू करके, ताकि आपको कोई सुनने में परेशानी ना आए। रफू करके मेरा मतलब है कि जो बीच में से 1-2 पेज गायब हो, उसकी स्टोरी को ठीक से अलाइन करके कि क्या हुआ होगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग यूं ही
हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें और अपने दोस्त विक्रम का साथ देते रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करते रहें। अगर करेंगे तो भाई का मान होगा। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। और अगर कोई विशेष रॉबरी किंग के अलावा के बाद, कोशिश मेरी यही है कि रॉबरी किंग हम पहले लाएं। मान लीजिए अगर ऐसा होता है, मतलब भगवान ना करे कि अगर रॉबरी किंग फेल हो जाती है, कहने का मतलब प्रिंट ठीक नहीं होता, तो फिर 52 पत्ते या मुखबिर दोनों में से कोई एक, तो उसे सरप्राइज रखते हैं। बट अभी तक मेरी कोशिश 52 रॉबरी किंग तक है। अगर कोई और कहानी आपने सुननी हो जो किसी दूसरे चैनल पर ना हो, तो उसका भी नाम बता दीजिएगा। कोशिश मेरी यही होगी कि मेरे पास हुई तो मैं अवश्य उसे पढ़ दूंगा, और नहीं तो फिर हम इसी सीरीज में चलेंगे, रॉबरी किंग, 52 पत्ते, मुखबिर, रफ्तार, जुआगर, गेम। पता नहीं कृष्णा बहन ने कहा था या किसी ने कहा था कि रफ्तार ऑलरेडी है कहीं। नहीं, उन्होंने शायद किसी और का कहा था, तबाही का कहा था। तबाही किसी और चैनल पे है। तबाही किसी और चैनल पे है, तो फिर कागजी से शेर से शुरू कर लेंगे। कहानियां बहुत हैं देवराज चांद की, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फटाफट उनको ले आए। तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का एपिसोड रिकॉर्ड हो सकता है। वीकेंड है, लेकिन वीकेंड पे मैं बिजी हूँ इस बारी, पिछली बार की तरह। तो लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कहानी लेकर आऊं आपके पास। तो चलिए मिलते हैं अ, अगली कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना है आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।